मैं नूतन कुमार देवांगन, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य, शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय राजनांदगांव से। अभी इसके पहले वीडियो में मैंने एम.कॉम के तृतीय सेमेस्टर का एक विषय प्रबंधकीय अवधारणा की इकाई 2 पर संगठन विषय पर मैंने चर्चा किया था। अब हम उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए संगठन के वर्गीकरण के संबंध में चर्चा करने जा रहे हैं। हमने देखा कि संगठन व्यक्तियों का समूह होता है जो किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए काम करते हैं, व्यवसायिक संगठन में अपनी सेवाएं देते हैं। तो वास्तव में संगठन कितने प्रकार के होते हैं, इसकी वर्गीकरण क्या है, आइए हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। विद्यार्थियों, संगठन को हमने 2 वर्गों में बांटा है। पहला होता है औपचारिक संगठन, दूसरा होता है अनौपचारिक संगठन। औपचारिक का मतलब होता है विधान के अनुसार, विधि के अनुसार, जब किसी संगठन का एक नियमानुसार संगठन तैयार किया जाता है, जहां पे संगठन में काम करने वाले प्रत्येक व्यक्तियों के उत्तरदायित्व, उनके कार्य, उनके अधिकार निश्चित होते हैं, वो अपने सीमाओं में होकर काम करते हैं, तब ऐसा संगठन औपचारिक संगठन कहलाता है। यानी ऐसा संगठन जो सोच समझकर तैयार किया जाता है और जिनका एक निश्चित और सूचीबद्ध ढांचा होता है, वो अपने ढांचे के अनुसार काम करते हैं, जो विधिवत नियम पुस्तिकाओं और नियमों से स्पष्ट होता है। ऐसा संगठन औपचारिक संगठन कहलाता है। अर्थात ऐसे संगठन जो नियमानुसार तैयार होता है, जहां पे संगठन में काम करने वाले व्यक्तियों के अधिकार, दायित्व, उनके कार्य निश्चित सीमाओं में बंधा होता है, ऐसे संगठन को अपन औपचारिक संगठन कहते हैं। तो ऐसे संगठन होता क्या है, क्या इनकी विशेषताएं होती है, क्या इनके गुण दोष होते हैं, इनके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि औपचारिक संगठन की क्या क्या विशेषताएं होती है। तो सबसे पहली बात आती है कि औपचारिक संगठन की अपनी एक कानूनी दर्जा होता है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि संगठन में काम करने वाले व्यक्तियों का उनकी जो अधिकार है, दायित्व है, कार्य है, वो नियमों से बंधा होता है और उनको अपने सीमाओं में रहकर काम करने होते हैं। इस प्रकार उनके कार्य के लिए एक कानूनी उनको दर्जा प्राप्त होता है। दूसरा होता है कार्य का विभाजन, अर्थात किस व्यक्ति का कार्य क्या होगा, उनको क्या कार्य करना है, किस सीमा तक उनके कार्यों के लिए दायित्व होगा, यह निश्चित होता है। तीसरा पॉइंट है ढांचे की प्रधानता। यानी संगठन में काम करने वाले जो अलग अलग स्तर के जो व्यक्ति होते हैं, जिनका कार्य निश्चित होता है, उनका एक ढांचा होता है, उनकी प्रधानता होती है। चौथा, औपचारिक संगठन की जो विशेषताएं है उसमें स्थायित्व, मतलब ये जो संगठन होती है वो स्थायी रूप से अपना काम करती है, उनको जो कार्य क्षेत्र उनके प्राप्त होता है वो स्थायी तौर पर उसके अधीनस्थ होती है। पांचवा जो बिंदु है वह नियम एवं व्यवस्थाएं। औपचारिक संगठन के अंतर्गत जो समूह में काम करने वाले व्यक्ति होते हैं, उनका एक निश्चित नियमावली होती है, उनकी एक विशिष्ट व्यवस्थाएं होती है, जिनके अंतर्गत उनको कार्य करने होते हैं। फिर है तालमेल या समन्वय रखना। जैसे कि हम पहले भी चर्चा की है कि संगठन में अलग अलग स्तर के काम करने वाले व्यक्ति होते हैं, उनके बीच समन्वय स्थापित करना, तालमेल यानी कैसे क्रम होगा, कौन आदेश देगा, आदेश का संवहन किस प्रकार से होगा, इस प्रकार की जो प्रक्रिया है वो निश्चित होता है, जो औपचारिक संगठन के अंतर्गत आता है। और अव्यक्तिक संबंध, मतलब ये है कि औपचारिक संगठन में काम करने वाले व्यक्तियों का व्यक्तिगत संबंध नहीं होता, उनकी जो कार्य क्षेत्र है उसके अनुसार उनके संबंध होते हैं। तो ये सारे जो चीजें हैं ये औपचारिक संगठन की विशेषताएं हैं। मतलब ये है कि औपचारिक संगठन एक नियमानुसार विधिवत काम का बंटवारा होता है, जिनके अंतर्गत काम करने वाले या संगठन के काम करने वाले जो समूह होते हैं, व्यक्ति होते हैं,
उनकी एक सीमाएं होती है, उनको अपने सीमाओं में लेकर काम करना होता है। अब हम औपचारिक संगठन के क्या क्या गुण हैं और क्या दोष है उनके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो औपचारिक संगठन का गुण है कि पहला, अधिकार एवं दायित्वों का स्पष्ट व्याख्या होना। मतलब औपचारिक संगठन के अंतर्गत जो भी व्यक्ति संगठन में काम करते हैं उनके उत्तरदायित्व, उनके अधिकार निश्चित होता है, सीमित होता है, उनको उनके बाहर जाकर काम करने का अधिकार नहीं होता। फिर नियोजन होने के कारण कार्यों के दोहराव न होना। मतलब यह है कि प्रत्येक व्यक्ति का कार्य निश्चित होता है, उस कार्य का जो कार्य जिस व्यक्ति को दिया गया है वह कार्य उसी के द्वारा संपादित होना है, मतलब उसी प्रकार के कार्य का दोहराव नहीं हो पाता। तीसरा लाभ है समन्वय स्थापित होना। जैसे कि मैंने पहले बताया कि औपचारिक संगठन में अलग अलग वर्गों के या अलग अलग समूह के व्यक्तियों को अलग अलग हम कार्य बांटते हैं। तो इस प्रकार सभी अलग अलग अधीनस्थ जो उनके कर्मचारी होते हैं उनमें समन्वय आसानी से स्थापित हो जाता है। चौथा फिर पॉइंट है उद्देश्यों की प्राप्ति की दृष्टि से उपयुक्त व सरल होना। क्योंकि काम बटा हुआ होता है, अधिकार सीमित होता है, दायित्व सीमित होता है, आपको जो काम दिया गया है आपकी सीमाओं के अंदर काम करना है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि उद्देश्य जो है वो आसानी से पूरा हो जाता है। हमको जो काम दिया है हमको उसके अंतर्गत हमको अपने काम को संपादित करना है, ताकि जो संगठन का या व्यवसाय का जो उद्देश्य है वो आसानी से पूरा हो सके। फिर अगला जो गुण है वो है सभी व्यक्तियों का महत्व होना। जो कि मैंने बताया कि संगठन में अलग अलग काम करने वाले व्यक्ति होते हैं, अलग अलग स्तर होता है और सभी व्यक्तियों का काम अपने आप में महत्व होता है, विशिष्ट होता है। इसलिए इस प्रकार के संगठन में हर व्यक्ति का अपना एक महत्व होता है। फिर कार्यों की सही परिमापों का भली प्रकार निर्धारण संभव होना। यानी जो आपके द्वारा कार्य किया जा रहा है उसका प्रमाप निश्चित होता है कि आपको क्या काम करना है, किस स्तर का काम करना है, आपके काम की क्वालिटी क्या होनी चाहिए। मतलब ये है कि आपको अपने दायित्व को समझना जरूरी होता है। फिर सुरक्षा की भावना होना। औपचारिक संगठन के अंतर्गत काम करने वाले व्यक्तियों की जो काम है वो निश्चित होता है, मालूम है। सुरक्षा है, सुरक्षा की भावना होना मतलब है कि आपको जो काम मिला है हमको उसी के अंतर्गत काम करना है। इस प्रकार हमारा कार्य जो है अपनी सीमाओं में सुरक्षित होता है। और आखिरी जो गुण है वो उद्देश्य प्राप्त करने में सहायक होना। औपचारिक संगठन के माध्यम से जब हम उत्पादन कार्य को संपादित करते हैं तो हमारा जो उद्देश्य है वो निश्चित रूप से सफल होता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि औपचारिक संगठन क्या है, इसके क्या गुण हैं, लेकिन गुण होने के साथ साथ कुछ इसके सीमित सीमाएं भी हैं, दोष भी है जो निम्नलिखित हैं। पहला है अधिकारों का स्वहित में कई प्रयोग करना। कई बार हम देखते हैं कि जो उच्च स्तर के अधिकारी होते हैं वो कई बार अपने अधिकारों को अपने निजी हित के लिए भी प्रयोग में लाते हैं, क्योंकि दूसरे अधीनस्थ कर्मचारी होते हैं उसके अंदर काम करते हैं, उनको पता नहीं चल पाता है कि काम सामने वाला जो आदेश दे रहा है हमको केवल उसका पालन करना है। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि जो उच्च स्तरीय अधिकारी है वो इस प्रकार के अधिकार का अपने वो निजी हित के लिए भी प्रयोग करता है। फिर संप्रेषण में बाधाएं उत्पन्न होना। चूँकि हमको मालूम है कि यहाँ पे एक चयन होता है, एक क्रम होता है, तो कई बार हम देखते हैं कि सूचनाओं के आदान प्रदान होने में भी कई बार उच्च स्तर से निम्न स्तर तक कोई संप्रेषण करना है, कोई सूचनाओं का आदान प्रदान करना है, तो कई बार उनके बीच अनावश्यक बाधाएं उत्पन्न होती है। इसी प्रकार कई बार समन्वय और नियंत्रण में भी समस्याएं उत्पन्न होती है। बराबर अगर सही ढंग से समन्वय नहीं हो पाया या बराबर अगर काम का नियंत्रण नहीं हो रहा है तो इस प्रकार हमारा जो उद्देश्य है वो सही ढंग से पूरा नहीं हो पाता। तो इस प्रकार की भी समस्याएं कई बार उत्पन्न होती है। फिर मानवीय भावनाओं की उपेक्षा होना। हमको मालूम है चूंकि काम निश्चित है, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि काम करने वाले व्यक्तियों की जो इमोशन होता है, चूँकि हम अपने काम से अपने सीमाओं से बंधे होते हैं, हम अपने इमोशन को दूसरे को साथ शेयर नहीं कर सकते। इस प्रकार मानवीय जो भावनाएं होती हैं उनकी उपेक्षा भी हो जाता है कई बार। फिर संगठन यंत्रवत हो जाना। यंत्रवत हो जाना मतलब ये है कि हमारा जो काम है हमको केवल उसी काम को हमेशा करते रहना है। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि यदि हमारी योग्यता
हम जो वर्तमान में काम कर रहे हैं उससे ज़्यादा भी है, लेकिन हमको जो काम दिया गया है हम उसके अलावा हम अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर हम अपने कार्य नहीं कर सकते। इस प्रकार हमारा जो कार्य है वो केवल सीमित हो जाता है और हमारा एक कार्य एक प्रकार से यंत्रवत हो जाता है। आगे फिर संबंध तनावपूर्ण होने की आशंका। कई बार हम देखते हैं कि उच्च अधिकारी निम्न अधिकारी को एक प्रकार से आदेशात्मक या एक प्रकार से कह सकते हैं कि निर्देशात्मक उनके बीच संबंध हो जाता है, जिसके कारण कई बार हमारे जो संबंध है वो तनावपूर्ण हो जाता है। नौकरशाही का जन्म होना अर्थात ये है कि उच्च अधिकारी निम्न अधिकारी को अपने अधीनस्थ कर्मचारी को अपना एक प्रकार से नौकर की भांति मानते हैं। इस प्रकार से नौकरशाही का भी जन्म हो जाता है। तो ये औपचारिक संगठन क्या है, इसके क्या गुण हैं, क्या दोष हैं, इनके बारे में हमने चर्चा किया। दूसरा फिर आता है अनौपचारिक संगठन। सीधी सी बात है, जो संगठन औपचारिक नहीं है वह अनौपचारिक संगठन कहलाता है। अर्थात यह है कि अनौपचारिक संगठन एक प्रकार से व्यक्तियों का आपस का एक संगठन होता है, जिसमें ऐसा नहीं है कि उच्च स्तरीय व्यक्ति का निम्न स्तरीय व्यक्तियों से या निम्न स्तरीय अधिकारियों का उच्च स्तरीय अधिकारियों से उसके नियमानुसार उनके साथ सहयोग हो, बल्कि यह एक प्रकार से अनौपचारिक रूप से संगठन होता है। यह एक ऐसा संगठन या ऐसा ढांचा है जिसका निर्माण व्यक्ति आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। यह संगठन व्यक्ति संपर्कों, परस्पर क्रियाओं तथा लोगों के सामूहिक संघों के रूप में होता है। यह संगठन संस्था में कार्यरत लोगों का वास्तविक एवं व्यवहारिक रूप होता है। यानी एक देखा जाए तो उत्पादन प्रक्रिया में काम करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, जो अधिकारी और कर्मचारी होते हैं, वास्तव में उनका औपचारिक संगठन होता ही है, औपचारिक उसके शिकायत होती है। लेकिन जब समूह में जब लोग काम करते हैं तो उनके बीच आपस में जो एक संगठन हो जाता है वो अनौपचारिक होता है। प्रत्येक संगठन में सूचना के आदान प्रदान के औपचारिक माध्यमों के साथ साथ अधिकारी वर्ग अनौपचारिक संपर्कों के माध्यम पर भी भरोसा करते हैं। इस संगठन के माध्यम से परस्पर संबंध बढ़ता है और जान पहचान के बंधन भी मजबूत होते हैं। अतः अनौपचारिक संगठन को अक्सर प्रतिरूप संगठन और औपचारिक संगठन का छाया माना जाता है। अर्थात ये है कि किसी भी व्यावसायिक संगठन में या व्यावसायिक संस्था में जो संगठन होती है औपचारिक तो होती है, लेकिन वास्तविक रूप से देखा जाए तो काम करने वाले कर्मचारियों के बीच आपस की जो भावनाएं होती है, आपस में जो काम करने वाले व्यक्तियों के बीच जो संगठन होता है वो अनौपचारिक होता है। और अनौपचारिक बिना अनौपचारिक संगठन के हमारा जो औपचारिक संगठन है उसका कार्य सही ढंग से संपादित नहीं हो सकता। अब यहाँ पे हम जानना चाहेंगे कि अनौपचारिक संगठन की क्या विशेषताएं हैं। तो कुछ विशेषताएं हमने यहाँ पे लिया है, जिसमें है कि पहला पॉइंट है मान्यताएं समान होना, अर्थात समान अधिकार। मतलब अनौपचारिक संगठन में जो संगठन होते हैं, जो व्यक्तियों का समूह होता है, उसमें सबका समान अधिकार होता है। उनका एक संगठन का एक नेता होता है जो सबकी ओर से प्रतिनिधित्व करता है और उसमें उस संगठन में सभी व्यक्तियों का समान अधिकार होता है। दूसरा, समूह द्वारा स्वीकार मानदंड का पालन। अनौपचारिक संगठन में समूह द्वारा जो मानदंड तैयार किया जाता है, सभी उस समूह में काम करने वाले संगठन के जो समूह सदस्य हैं वो सभी उनका पालन करते हैं। तीसरा है नेतृत्व की भिन्न शैली। मतलब यह है कि संगठन का एक, जैसे कि मैंने पहले बताया कि उनका एक नेता होता है जो सबको लीड करता है और संगठन की बातों को औपचारिक या विधिवत रूप से कहना चाहिए कि उच्च अधिकारी के पास उनका जो नेता है अपनी बातों को रखता है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इनकी जो नेतृत्व होता है वो इनकी भिन्न शैली होती है। चौथा जो पॉइंट है, संगठन चार्ट द्वारा प्रदर्शित नहीं हो पाना। जैसे कि हम देखते हैं कि औपचारिक संगठन में संगठन का एक चार्ट होता है, अधीनस्थ कर्मचारियों का एक क्रम होता है, लेकिन अनौपचारिक संगठन में ऐसा कोई चार्ट नहीं होता है।
औपचारिक संगठन का पूरक होना। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि औपचारिक संगठन नियमबद्ध होता है, लेकिन अनौपचारिक संगठन जो होता है वो औपचारिक संगठन का एक प्रकार से पूरक होता है। औपचारिक संगठन बिना अनौपचारिक संगठन के पूरा नहीं होता, एक प्रकार से वो उसका पूरक होता है। फिर प्रबंध के सभी स्तरों पर पाया जाना। हमको मालूम है कि प्रबंध के अलग अलग स्तर होते हैं और सभी स्तर पर अनौपचारिक संगठन पाया जाता है। 7वां पॉइंट है पदों की क्रमबद्धता से मुक्त होना। जैसे कि मैंने पहले बताया कि पदों क्रमानुसार, जैसे उच्च स्तरीय, मध्य स्तरीय, निम्न स्तरीय, कर्मचारी, अधिकारी, श्रमिक, इनका अलग अलग स्तर होता है। लेकिन यहाँ पे अनौपचारिक संगठन में इस प्रकार की कोई भी क्रमबद्धता नहीं होती है। और 8वां जो मुख्य पॉइंट है वो है मानवीय संबंधों को का तत्व पाया जाना। मतलब अनौपचारिक संगठन में एक प्रकार से मानवीय संबंध होता है, आत्मीय संबंध होता है। इसमें ऐसा नहीं तो कि उच्च अधिकारी, निम्न अधिकारी, मध्य स्तर के अधिकारी का अलग अलग ओहदा है, बल्कि अनौपचारिक संगठन में सभी मानवीय संबंधों का ध्यान रखा जाता है। तो इस प्रकार से अनौपचारिक संगठन की ये सभी विशेषताएं हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि प्रत्येक जो उपक्रम है, संस्था है, वहाँ औपचारिक के साथ साथ अनौपचारिक संगठन होता ही है। तो अनौपचारिक संगठन के क्या गुण हैं, क्या लाभ है, इनको मैं बिंदुवार आपको बता देता हूँ। कि सबसे पहला, समूह के सदस्यों में सामाजिक संतुष्टि होना, यानी समूह में काम करने वाले जितने भी जो व्यक्ति हैं उनके बीच आपस में एक प्रकार से सोशल जो सेटिस्फेक्शन होना चाहिए वो अनौपचारिक संगठन में होता है। दूसरा, औपचारिक संगठन की कमियां दूर होना। मतलब औपचारिक संगठन में जो उनके जो दोष हैं, जो कमियां हैं, जो उनकी सीमाएं हैं, वो अनौपचारिक संगठन से समाप्त हो जाती है। तीसरा, फिर पारस्परिक समझ व संबंध का सृजन होना। आपस में काम करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, संगठन में काम करने वाले जो व्यक्ति होती हैं, उनका आपस में समझ होना, आपस में उनकी जो संबंध होता है वो ज़्यादा प्रगाढ़ होता है और एक प्रकार से आत्मीय संबंध का सृजन होता है। फिर संप्रेषण का प्रभावी एवं श्रेष्ठ साधन होना। अनौपचारिक संगठन में हम देखते हैं कि सूचनाओं का आदान प्रदान करने की जो एक चयन होता है, एक उसका जो प्रोसेस होता है, जो कि अनौपचारिक संगठन में उच्च स्तरीय, मध्य स्तरीय, निम्न स्तरीय, श्रमिक सबका आपस में संबंध होता है। इस प्रकार सूचनाओं का आसानी से, सरलता से और उनका संप्रेषण हो जाता है। एक प्रकार से सूचनाओं को प्रसारित करने का ये प्रभावी और श्रेष्ठ साधन होता है। 5वां, फिर अभिप्रेरण में सफलता, सरलता व मनोबल को बढ़ावा। किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए कर्मचारियों को अभिप्रेरित करना बहुत आवश्यक होता है। जब संगठन में अनौपचारिक संगठन होता है तो इस प्रकार के संगठन में अभिप्रेरण बहुत आसानी से या किसी भी व्यक्ति को काम करने के लिए बहुत अच्छे से उसको मोटिवेट किया जा सकता है, अभिप्रेरित किया जा सकता है। नेक्स्ट बिंदु आता है सामाजिक नियंत्रण स्थापित होना। जैसे कि हमने पहले बताया कि अनौपचारिक संगठन में हर व्यक्तियों का आपस में एक दूसरे व्यक्तियों से संबंध होता है, एक दूसरे से करीब रहते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अनौपचारिक संगठन में सामाजिक नियंत्रण स्थापित होता है। फिर समन्वय स्थापित करने में सहायक होना, एक दूसरे का कॉपरेशन, काम को कैसे संचालित करना है, काम को कैसे पूरा करना है, तो अनौपचारिक संगठन में एक दूसरे से समन्वय स्थापित करते हुए हम काम को बहुत अच्छे से पूरा कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि औपचारिक संगठन के बहुत सारे इसके लाभ हैं, इसके गुण हैं। फिर भी इतने सारे लाभ होने के बावजूद भी हम देखते हैं कि अनौपचारिक संगठन की भी कुछ सीमाएं हैं, कुछ दोष है, कुछ कमियां हैं, जिनको मैं 5 बिंदु आपके सामने बताने जा रहा हूं। पहला है गलत व अधूरी जानकारी फैलने का भय होता है। कई बार हम देखते हैं कि अफवाह या ऐसी कोई बात जो उच्च स्तरीय प्रबंधन द्वारा नहीं बताया गया है और गलती से वो अधूरी जानकारी संगठन के बीच पहुंच जाता है, तो इसका भय रहता है। दूसरा, परिवर्तन का विरोध होना। जैसे कि मालूम है कि प्रकृति में परिवर्तन होता है, उत्पादन के कार्य में भी परिवर्तन होता है, लेकिन कई बार अनौपचारिक संगठन इस प्रकार के तकनीकी परिवर्तन या और कोई कार्य क्षेत्र में परिवर्तन होता है तो उसके विरोध करते हैं। ये भी उनकी एक सीमा है। फिर उत्पादकता सीमित हो जाना, क्योंकि हम देखते हैं कि कुछ अधिकारियों का
निम्न कार्यों से संबंध रखता है। कई बार हम देखते हैं कि जो अकुशल व्यक्ति हैं उनको भी आपसी संबंध के कारण काम मिल जाता है, जिसके कारण हमारा उत्पादन जो है प्रभावित होता है। और यही है तो होता है कि इससे अकुशल श्रमिकों को भी संरक्षण मिल जाता है, जिनके कारण उत्पादन जो है प्रभावित होता है। और आखिरी जो दोष है वह उत्तरदायित्व का निर्धारण कठिन होना, क्योंकि हम देखते हैं कि औपचारिक संगठन में प्रत्येक व्यक्ति का कार्य, उसकी उत्तरदायित्व, अधिकार, उनके द्वारा संपादित किए जाने वाले जो कार्य क्षेत्र है वो सीमित होता है, निश्चित होता है। लेकिन अनौपचारिक संगठन में ऐसा नहीं होता, जिसके कारण हम किसी एक व्यक्ति को उनके ऊपर के जो उत्तरदायित्व है उसको निर्धारित करना कठिन हो जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि किसी भी निर्माणी संस्था में, उद्योग में, किसी भी उपक्रम में जो संगठन होती है वो दो प्रकार का होता है, औपचारिक संगठन और अनौपचारिक संगठन। दोनों को हमको समझना है। धन्यवाद।